नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीता का अंत। दो ध्रुवीता या दो ध्रुवीय विश्व का अस्तित्व हम 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद देखते हैं, जब संपूर्ण विश्व दो भागों में राजनीतिक रूप से बढ़ गया, जिसमें एक गुट सोवियत संघ का था और दूसरा गुट संयुक्त राज्य अमेरिका का था। संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में इंग्लैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, इटली, कनाडा, पुर्तगाल इत्यादि देश थे। वहीं सोवियत संघ के गुट में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी और सोवियत संघ के 15 गणराज्य शामिल थे। इस दौर में विश्व राजनीति इन दोनों महाशक्तियों के बीच विभाजित हो गई थी। एक तरह से कहा जा सकता है कि द्विध्रुवीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विरोधी समूहों में बढ़ गई थी। शीत युद्ध के दौरान यह राजनीति और तीव्र हो गई, जिसका परिणाम यह दिखता था कि कहीं ऐसा न हो कि यह तनाव इतने चरम पे पहुंच जाए कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध का खतरा न हो जाए। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो देश स्वतंत्र हुए थे, जो कि तीसरी दुनिया के देश कहे जा सकते हैं या विकासशील देश कहे जा सकते हैं, इसमें अधिकांश वो देश थे जो एशिया और अफ्रीका में यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। इनके सामने एक संकट की स्थिति थी कि अभी वो नए नए स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन वो किस गुट के साथ अपने को जोड़ें। जाहिर था किसी भी गुट से जोड़ने से दूसरे गुट की नाराजगी उनको झेलनी पड़ती। ऐसी स्थिति में इन देशों ने एक बीच का रास्ता निकाला था कि हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे, जिसके ऊपर पूर्व में चर्चा की जा चुकी है। आज क्योंकि द्विध्रुवीय विश्व के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, तो हम यह देखते हैं कि द्विध्रुवीय विश्व की राजनीति जो दूसरे विश्व युद्ध से शुरू हुई, वह 1990 आते आते समाप्त हो गई और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सोवियत संघ के पतन ने निभाई, क्योंकि सोवियत संघ द्विध्रुवीय विश्व का एक महत्वपूर्ण अंग था। और जब सोवियत संघ का पतन हुआ तो इसके कारण विश्व राजनीति एक ध्रुवी अर्थात अमेरिकी महाशक्ति के नियंत्रण में आ गई। अब हम यहाँ पे उन कारणों की चर्चा करते हैं जिसके कारण सोवियत संघ पतन हुआ। सोवियत संघ के पतन के जो प्रमुख कारण हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति गोर्बाचेव की नीतियां। गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त, पेरेस्ट्रोइका जैसे कार्यक्रम के जरिए सोवियत संघ को मजबूत बनाने का जो स्वप्न देखा था, उनकी यही नीतियां कहीं न कहीं सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। यहां तक कि पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे, उन पूर्वी यूरोप के देशों जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया
इत्यादि में सोवियत संघ का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इन देशों में भी उदारीकरण और परिवर्तन की एक लहर सी चल रही थी। परिणाम स्वरूप कम्युनिस्ट सरकारें जो कि सोवियत संघ के प्रभाव में थी वो गिर गईं और साम्यवादी सरकारों की इन पतन से सोवियत संघ की नीतियां कहीं न कहीं कमजोर हुई। यहां तक कि पश्चिमी देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे पूर्वी यूरोप के देशों में सोवियत प्रभाव कम होता गया, इन देशों को अमेरिका और उनके मित्र राष्ट्रों का समर्थन मिलता गया। परिणाम स्वरूप इन देशों में लोकतांत्रिक सुधार प्रबल होने लगे। यहां तक कि जब पूर्वी यूरोप के देशों में परिवर्तन की लहर चली तो इससे सोवियत संघ के गणराज्य भी अछूते नहीं रहे। इन गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं भी जोर मारने लगी और ये राष्ट्र या ये गणराज्य अपने आप को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने लगे। सबसे पहले बाल्टिक गणराज्यों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन देशों ने या इन गणराज्यों ने अपने उग्र तेवर दिखाए। यहां तक कि इसके बाद सोवियत संघ के अन्य गणराज्यों जॉर्जिया, आर्मेनिया, मालडेविया इत्यादि में भी राष्ट्रवादी भावनाएं जोर पकड़ने लगी। ये राष्ट्रवादी भावनाएं सोवियत संघ के विघटन का एक प्रमुख कारण बनी। यहां हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सोवियत संघ के पतन में एक सबसे बड़ी भूमिका उनके तानाशाही रवैये की थी। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र को नकार के एक दलीय तानाशाही जो स्थापित की, उससे जनता का या सोवियत संघ के अन्य गणराज्यों का इस व्यवस्था के प्रति मोह भंग होने लगा। इस एक दलीय तानाशाही के कारण अखबारों, रेडियो, प्रचार के अन्य साधनों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। परिणाम स्वरूप ये भावनाएं अंदर अंदर सुलग रही थी और 1990 आते आते उग्र रूप में सामने आई, जिसका परिणाम सोवियत संघ का 15 गणराज्यों में पतन दिखाई देता है। यहां हम आर्थिक विफलताओं की भी बात करेंगे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की उन्नति का सबसे बड़ा आधार उस राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता है। भारी उद्योगों पर जोर देने के कारण जो उपभोक्ता वस्तुएं थी, या कहा जाए डेली यूज की चीजें थी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स थे, उन वस्तुओं के उत्पादन में सोवियत संघ बहुत पीछे रह गया। सोवियत संघ में लोगों का जीवन स्तर पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचा था। कहा तो यह तक जाता है कि ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती रही। कृषि और उद्योग दोनों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथों में था। सरकारी खेती को कामयाब बनाने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया जाता था, जिससे खाद्य संकट की स्थिति सोवियत संघ में उत्पन्न हो गई थी। यह भी एक बहुत बड़ी विफलता मानी जा सकती है। जहां तक सैन्यीकरण का प्रश्न है, तो अपने को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाए रखने के लिए सोवियत संघ ने
अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण पर खर्च किया। इस शस्त्रीकरण में सोवियत संघ के नेता यह भूल गए कि उनके पास उतने संसाधन नहीं हैं जितने कि अमेरिका या पश्चिमी राष्ट्रों के पास है। इस सैन्यीकरण के कारण बुनियादी जरूरत की जो चीजें थी, जैसे हम देखते हैं चाय, कॉफी, मक्खन, मांस, ब्रेड, साबुन, टूथब्रश, जूते, कपड़े इत्यादि के क्षेत्र में भारी कमी पैदा हो गई और यह सैन्यीकरण भी सोवियत संघ के पतन का एक बहुत बड़ा कारण था। वहीं सूचना टेक्नोलॉजी और संचार साधनों के विकास का परिणाम यह निकला कि सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों के बारे में सारी जानकारियां मिलने लगी और वो अपने राष्ट्र की तुलना अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से करने लगे। उन्हें यह पता चल गया कि पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों को कितने बढ़िया वस्त्र, मकान, स्कूल, मनोरंजन की सुविधाएं या कहा जाए कि उनका जीवन स्तर हमारे मुकाबले कहीं बहुत अधिक अच्छा है। इससे सोवियत संघ के नागरिकों में असंतोष पनपने लगा। परिणाम सोवियत संघ के पतन के रूप में सामने आया। अब हम सोवियत संघ के पतन के कारणों को तो देखते हैं, लेकिन इसका विश्व राजनीति पर क्या परिणाम हुआ यह भी बताना उचित है। सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। जैसे नए देशों का उदय हुआ, सोवियत संघ के 15 गणराज्य स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर आए, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, बेलोरूसिया इत्यादि। पूर्व सोवियत संघ का स्थान रूस को मिला, जो कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य था और आज विश्व राजनीति में हम रूस की वही भूमिका देखते हैं जो शीत युद्ध के समय सोवियत संघ की थी। इसका एक सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि 45 वर्षों से चले आ रहे शीत युद्ध का समापन हुआ। जर्मनी, जो कि 2 भागों में विभाजित था, 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद एक हुआ और 2 ध्रुवीयता, जिसे हम 2 ध्रुवीय राजनीति के नाम से जानते हैं, उसका अंत हुआ। यहां तक कि विचारधारा के स्तर पर कहीं न कहीं साम्यवादी विचारधारा की हार हुई और पूंजीवादी और उदारवादी विचारधारा पूरे विश्व में व्यापक रूप से प्रसारित हुई। इस द्विध्रुवीता के अंत का भारत के ऊपर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। कहीं न कहीं हम यह देखते हैं कि शीत युद्धोत्तर काल में भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी कहीं न कहीं सोवियत संघ से अधिक प्रभावित था। या कहा जाए कि भारत का झुकाव सोवियत संघ के प्रति था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में भारत में भी उदारीकरण, निजीकरण इत्यादि की एक व्यापक लहर आई और भारत भी विश्व राजनीति में हो रहे परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा। सोवियत संघ के विघटन का
एक परिणाम यह भी देखा गया कि जो तेल भंडार थे, जैसे कि गल्फ कंट्रीज, उन राष्ट्रों पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ा और शक्ति संबंधों में बदलाव आया। विश्व राजनीति एक ध्रुवीय विश्व के रूप में परिवर्तित हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि संस्थाओं में अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों की स्थिति मजबूत हुई। एक तरह से कहा जाए कि ये इन संस्थाओं को नियंत्रित करने लगे। इस तरह द्विध्रुवता कहीं न कहीं विश्व राजनीति में सोवियत संघ के पतन के कारण समाप्त हुई। इसके बारे में हम लोगों ने इस पर चर्चा की। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण चीज जो कि है वो है रूस में शॉक थेरेपी। अक्सर प्रश्न आता है बच्चों के लिए कि ये शॉक थेरेपी क्या है, जिसे हम हिंदी में आघात चिकित्सा कहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। जहां तक शॉक थेरेपी का अर्थ है, तो शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। लेकिन विश्व राजनीति में इसकी क्या भूमिका है? तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि कम्युनिस्ट शासन के खात्मे के बाद रूस में एक नई व्यवस्था पैदा हुई। जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था वहां मौजूद थी, उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई। अभी तक रूस की कृषि भूमि और उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसे समाजवादी व्यवस्था कहा जाता था, परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था। यह व्यवस्था पूंजीवादी थी। इस प्रकार जिस रूस में कम्युनिस्ट तानाशाही विद्यमान थी, वहां पर अब लोकतांत्रिक संस्थाएं कायम करनी पड़ी, जिससे कि रूसी समाज और उसकी अर्थव्यवस्था की काया पलट की जानी थी। ये जो भारी उथल पुथल रूस की अर्थव्यवस्था में हुई, इसे ही हम शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ पहला ऐसा देश था जहां नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का अधिकार था। गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी। परंतु शॉक थेरेपी के कारण यह चीजें समाप्त हो गई, गरीबी बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप हो गई। आर्थिक विषमताएं आई, रूस में आर्थिक संकट हुआ, मुद्रास्फीति काफी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से सोवियत संघ कमजोर हुआ और जिसकी परिणति सोवियत संघ के पतन के रूप में हुई। जहां तक शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसी दौर में व्लादिमीर पुतिन का रूस में अभ्युदय होता है। 31 दिसंबर 1999 को रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। मार्च 2000 में संपन्न चुनावों में वह विधिवत रूप से रूस के लिए राष्ट्रपति चुने गए और आज तक रूस के राष्ट्रपति हैं। तो कहीं न कहीं इसका एक सकारात्मक परिणाम हम यह भी देखते हैं कि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस में
व्लादिमीर पुतिन जैसे शक्तिशाली नेतृत्व का उभरना कहीं न कहीं रूस के उस युग को याद दिलाता है, या उस युग की याद दिलाता है जिस दौर में सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में था। यहां हम यह भी देखते हैं कि भारत, जो कि रूस का एक सच्चा मित्र था और रूस भी भारत का एक सच्चा मित्र था, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो संबंधों में कहीं न कहीं वह नरमी थी, वह पुतिन के आने के बाद और मजबूत होती गई। और आज पुनः हम यह देख सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति में रूस उसी तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जिस तरह से पूर्व सोवियत संघ निभाता था। धन्यवाद। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। धन्यवाद।